नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। आज जिस डेट को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं वो डेट है 18 दिसंबर और आज हम लोग जो बात करेंगे वो है 72 बीपीएससी की जीरो से शुरुआत कैसे की जाए, किस प्रकार से तैयारी करें, किस प्रकार से समय को बांटें, इन सभी इश्यूज़ पर हम लोग बात करेंगे। जो बिल्कुल ग्रेजुएट अभी होकर ही आए होंगे या उनका ग्रेजुएशन पूरा हुआ भी नहीं होगा, उनके लिए भी ये वीडियो होगा। और वो बच्चे जो एक दो बार से प्रीलिम दे रहे हैं लेकिन उनका नहीं हो पा रहा है, उनके लिए भी होगा। वीडियो थोड़ा सा मेरा लंबा होता है क्योंकि मैं डिटेल में समझाने का प्रयास करता हूँ, तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। पीसीएस के एग्जामिनेशन जो होते हैं उसके लिए पीसीएस चाहिए होता है। क्या होता है ये? पी फॉर क्या है? पेशेंस है। सी फॉर क्या है? कंसिस्टेंसी है। पेशेंस चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए। और एस फॉर है सेल्फ इवैल्यूएशन, खुद से खुद का मूल्यांकन। ये तीन चीज़ें अगर आपके पास में है तो आपका सिलेक्शन दुनिया में कोई भी नहीं रोक सकता है। और अगर इनमें से कुछ भी मिसिंग है तो फिर आपका सिलेक्शन इतनी आसानी से नहीं हो पाएगा। पेशेंस इसलिए चाहिए क्योंकि वर्ष भर का एग्जामिनेशन है, साल भर में एग्ज़ाम का पूरा प्रक्रिया पूरा होता है। जैसे प्रीलिम जो है वो सितंबर में हो रहा है, तो मेंस एग्जामिनेशन आपका अप्रैल के आसपास में होता है, मार्च के आसपास में होता है। और आपका फिर इंटरव्यू एग्जामिनेशन जो है वो नेक्स्ट ईयर जनवरी के आसपास होता है और उसके एक दो महीने बाद फिर आपका रिजल्ट आता है। तो रिजल्ट सहित पूरी प्रक्रिया लेंगे तो 1.5 ईयर का कम से कम होता है। और अगर बिना रिजल्ट के पूरी प्रक्रिया लेंगे तो मिनिमम 1 ईयर का समय तो लगता ही है। तैयारी कितने दिनों में हो जाती है? तैयारी के लिए जो वास्तविकता में समय चाहिए, रील वाले मास्टर मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, इसलिए मैं आपके मुंह पर सच्चाई बताऊंगा। मिनिमम 1 ईयर का समय तो चाहिए ही चाहिए। 10 से 11 से 12 महीने मिनिमम चाहिए। अगर जीरो से कोई शुरू करना चाह रहा है और उसके अंदर में पेशेंस होगा, कंसिस्टेंसी होगी, तब जाके मिनिमम 10 से 11 महीने तो चाहिए ही। तभी जाकर के आपकी थोड़ी हद तक की तैयारी हो जाएगी, इस हद तक की कि आप प्रीलिम में अपीयर होने लायक हो जाएंगे। नहीं तो प्रीलिम में अपीयर होने के लायक भी नहीं बन पाएंगे आप अगर सही से नहीं पढ़ेंगे। तो क्या है तैयारी की प्रक्रिया, उन सभी चीज़ों को समझेंगे। क्यों मैंने ऐसा बोला, प्रीलिम में लायक होने का क्या तात्पर्य है और किस प्रकार से शुरू किया जाता है, उन सभी चीज़ों का हम लोग ज़रा विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। शुरू करते हैं। देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। अगर समय की हम लोग बात करें तो अपने पास कितना समय है? मैंने 20 दिसंबर रखा है। आप मान लीजिए 1 जनवरी से शुरू करना चाहते हैं कि नए साल में धूमधाम से तैयारी शुरू करेंगे केक काटने के बाद, तो भी आपके पास में 5.5 महीने करीब में तैयारी के लिए होंगे। ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। 20 दिसंबर से अगर हम लोग माने तो 20 मई तक का समय पहला हिस्सा हो गया, पार्ट 1 है। और 20 मई से लेकर के 20 सितंबर तक का दूसरा हिस्सा हो गया, पार्ट 2 है। एग्ज़ाम कब होगा? तो सितंबर 2026 में आपका एग्जामिनेशन 100% होगा। सीटें होंगी, अच्छी खासी सीटें होंगी। अभी ही मैं बता देता हूँ 600, 700, 800 तो पहले के ही सीट बाकी है जिनका एग्जामिनेशन होना है। तो अच्छी खासी सीटें होंगी। अगर 200 भी होंगी तो भी आप एग्ज़ाम तो देंगे ही, मुझे पता है, इसलिए सीट ध्यान नहीं देना है। सितंबर 2026 टारगेट है, जिससे पहले के समय को 2 भागों में बांटा गया है तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला भाग है 20 दिसंबर से 20 मई। आप 1 जनवरी से मान लीजिए, 1 जनवरी से 20 मई, 5.5 मंथ हो गया। और दूसरा हिस्सा है जिसमें आपके पास में 4 महीने होंगे। 21 मई से शुरू करके 20 सितंबर तक का अगर हम लोग समय लेंगे तो आपके पास में करीब में 4 महीने होंगे। 2 भागों में इसलिए बांटा गया है क्योंकि एक में पूरी तैयारी होती है, सेकंड भाग जो है वो आपको प्रीलिम पर पॉइंट ऑफ देना पड़ेगा, क्योंकि प्रीलिम एग्ज़ाम जो है वो काफ़ी ज़्यादा कठिन हो गया है। और यह कोई मजाक की बात बिल्कुल भी नहीं है। प्रीलिम सबसे ज़्यादा कठिन हिस्सा में से एक है। मुख्य एग्जामिनेशन तो है ही, इंटरव्यू तो है ही। इसलिए आपके पास में 3 से 4 महीने केवल और केवल प्रीलिम प्रैक्टिस के लिए, टेस्ट सीरीज़ के लिए, रिवीजन के लिए, इसके लिए होना ही चाहिए। ना तो उससे पहले कोई रिवीजन के लिए टेस्ट सीरीज़ लगाना है,
ना तो उससे पहले प्रीलिम का शुरू कर लेना है। ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझाऊंगा कि क्या अलग करना चाहिए। पार्ट 1 की अगर हम लोग बात करें, बिल्कुल जीरो से आप ग्रेजुएशन करके आए हैं अभी और फॉर्म भरना है आपको। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले तो फाइनल मार्कशीट आपके पास में या सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। अपीयरिंग में आप फॉर्म ही नहीं भर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं भर सकते हैं। अगर आपके पास में मार्कशीट है फाइनल ईयर का या फिर आपके पास में सर्टिफिकेट है तभी आप फॉर्म भर सकते हैं, नहीं तो फॉर्म ही नहीं भर सकते हैं। पहली बात इसको क्लियर रखिएगा, अपीयरिंग में नहीं भर सकते हैं। पहला 6 मंथ जो है पार्ट 1, इसको कहा जाता है कि मेंस की तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, लिखना सीखेंगे, रिवीजन करेंगे, निबंध लिखना सीखेंगे, करंट अफेयर का अध्ययन करेंगे। आफ्टर ऑल अगर वन वर्ड में कहा जाए तो पूरे सिलेबस को कंप्लीटली अगर आपको पढ़ना है तो ये शुरुआत के साढ़े 5 से 6 महीने ही हैं आपके पास में। 6 मंथ ही है जिसमें आपको पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा ऑन एनी हाउ। नहीं तो पिछले वर्ष जैसा ही वही हसर होगा कि प्रीलिम का टेस्ट सीरीज लगाना शुरू कर दिया है लेकिन टेस्ट सीरीज में मार्क्स आ ही नहीं रहे हैं क्योंकि सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ ही नहीं है। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि टेस्ट सीरीज लगाने से पहले आपके पूरे सिलेबस का अध्ययन हो गया हो, एटलीस्ट एक बार अध्ययन और एक बार रिवीजन हो गया हो, तब जाके अगर आप टेस्ट सीरीज लगाएंगे तो वो बिल्कुल सही होगा। नहीं तो डायरेक्ट टेस्ट सीरीज पर लगाना विदाउट कंप्लीटिंग सब्जेक्ट आपके लिए सही नहीं होता है, कभी भी वो चीज़ डिप्रेसिंग होता है, बिल्कुल भी सही नहीं है, गलत रणनीति होती है। सही रणनीति कंप्लीट तैयारी, पार्ट 1 में सब्जेक्ट और मेंस की तैयारी किया, पार्ट 2 में प्रीलिम की तैयारी की, एग्जामिनेशन प्रीलिम निकला, मेंस पहले से तैयार है, मेंस निकाला, इंटरव्यू दिया, सिलेक्शन। इस प्रकार से कंप्लीट तैयारी की जाती है। पहले हिस्से में क्या सब करें उस पर हम लोग आएंगे, लेकिन बेसिक जानकारी उन बच्चों के लिए जो आज से शुरू कर रहे हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं बंधुओं? हिस्ट्री होता है, जिसे मॉडर्न हिस्ट्री है, एंशिएंट हिस्ट्री है और मिडेवल हिस्ट्री होता है। एंशिएंट, मिडेवल एंड मॉडर्न सीक्वेंस ये होता है। बुक लिस्ट भी बताऊंगा अभी मैं। पॉलिटी है जिसको एम लक्ष्मीकांत से पढ़ना होता है। पॉलिटी राज व्यवस्था, पॉलिटिकल साइंस नहीं बोलते हैं कभी भी, राजनीतिक विज्ञान नहीं बल्कि गवर्नेंस है। एप्लीकेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस जो होता है वही गवर्नेंस कहलाता है। तो गवर्नेंस पढ़ना होता है आपको, गवर्नेंस पढ़ना होता है, पॉलिटी में आपको गवर्नेंस पढ़ना होता है। ज्योग्राफी है जिसे बिहार स्पेशल का ज्योग्राफी है, फिजिकल ज्योग्राफी है और इंडियन ज्योग्राफी है, तीनों आपको पढ़ना पड़ता है। और उसके साथ साथ वर्ल्ड ज्योग्राफी के भी कुछ फैक्ट्स वगैरह आपको रटने पड़ते हैं। ये प्रीलिम मेंस दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसमें से मॉडर्न हिस्ट्री आपके मेंस एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है, GS1 पेपर का वह भाग है। पॉलिटी आपका मेंस और प्रीलिम दोनों का बराबर बराबर मात्रा में भाग है। ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी से आपके मेंस में सवाल बनते हैं। वहीं पर प्रीलिम में वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी तीनों से भर भर के सवाल बनाए जाते हैं प्रीलिम में। साइंस है नेक्स्ट सब्जेक्ट, ये केवल प्रीलिम के लिए होता है, PT एग्जामिनेशन के लिए केवल होता है साइंस का सब्जेक्ट। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अप्लाइड साइंस एंड समटाइम जो आपके जीवन में उपयोग हो रहा है उनसे जुड़े हुए एग्जाम्पल बेस्ड सवाल पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट करंट है, करंट को 2 हिस्सों में बांटते हैं। इसमें आपका बिहार स्पेशल का भी करंट शामिल होता है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट भी शामिल होता है, नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर भी शामिल होता है। इतना सारा आपको पढ़ना पड़ता है करंट अफेयर में। जो आपके मेंस एग्जामिनेशन में पूछा जाता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध से समटाइम 2 बड़े सवाल पूछ लिए जाते हैं 72 मार्क्स के। नहीं तो आपसे एक सवाल लॉन्ग फॉर्मेट का तो कंपलसरी है, IR से पूछा जाता है। उसके अलावा राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय करंट अफेयर से मेंस एग्जामिनेशन में लिखने के लिए सवाल आते हैं। प्रीलिम एग्जाम का कोई सीमा नहीं है करंट अफेयर का, कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। वर्ल्ड करंट हो गया, बिहार स्पेशल करंट हो गया, राष्ट्र स्तरीय करंट हो गया। लेकिन 1 ईयर से 1.5 ईयर का प्रीलिम करंट पूछा जाता है। मेंस एग्जामिनेशन में 6 से 8 महीनों तक का करंट हम लोग तैयार करते हैं मेंस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिहार स्पेशल की बात करें तो बिहार स्पेशल आपका सभी सब्जेक्ट के साथ इंक्लूड है, जैसे कि इकोनॉमिक्स के साथ भी बिहार स्पेशल के पूछे जाते हैं, पॉलिटी के साथ भी है, हिस्ट्री के साथ भी है और ज्योग्राफी के साथ में भी है। लेकिन जब आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं, इंडियन हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, अच्छी चीज़ ये है कि आपका बिहार का हिस्ट्री भी लगभग में तैयार हो जाता है, 90% ज़्यादा हिस्सा। बस आपको कुछ नाम अलग से पढ़ने पड़ते हैं, नहीं तो कुछ भी अलग नहीं है। इकोनॉमिक्स की हम लोग बात करें
तो बिहार स्पेशल इकोनॉमिक्स में बजट और सर्वे से ही केवल सवाल पूछे जाते हैं और योजनाओं से सवाल पूछे जाते हैं। प्रीलिम में भी मेंस में भी दोनों जगहों पर पूछे जाते हैं। इसके अलावा बिहार स्पेशल का कोई बड़ा हिस्सा डोमिनेट नहीं करता है, खासतौर से मेंस में तो बिल्कुल भी डोमिनेट नहीं करता है। आर्ट एंड कल्चर के सेक्शन में 1 से 2 टॉपिक ही होते हैं जो बिहार स्पेशल से आते हैं, नहीं तो आप इत्मीनान से बिहार स्पेशल के से बिना भी अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं प्रीलिम में भी मेंस में भी। लेकिन प्रीलिम में हिस्ट्री वगैरह के सवाल बिहार स्पेशल से एक ही तरीके के आते हैं, तो बहुत आसान होता है वो, और उसको आप आसानी से तैयार भी कर सकते हैं। बिहार स्पेशल इग्नोर नहीं करना है, लेकिन शुरुआत से बिहार स्पेशल नहीं पढ़ना है। शुरुआत से सब्जेक्ट तैयार करना है, लास्ट के समय में बिहार स्पेशल पर भी हमें आना होगा। अब जरा एक चीज़ को समझते हैं, ये बेसिक जानकारी हो गई। अब इसमें भी GS1 GS2 के बारे में बता देता हूं बंधुओं। GS1 GS2 और निबंध, ये 3 पेपर आपके मेंस एग्जामिनेशन में होते हैं। बिल्कुल जीरो वालों के लिए बता रहा हूं मैं, जिसमें GS1 में आपके कौन कौन सब्जेक्ट होते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर होता है। इसके अलावा DI डेटा इंटरप्रिटेशन पूछे जाते हैं, 2 लॉन्ग फॉर्मेट के सवाल आपको हल करने ही होते हैं, और स्कोरिंग हिस्सा होता है, जानलेवा हिस्सा भी होता है। इसके अलावा IR और नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर से GS1 में सवाल पूछे जाते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर मिला के ओनली 20 टॉपिक्स हैं, जिनसे कंपलसरी है कि उसी से सवाल पूछा जाएगा, और उसको आप लास्ट टाइम में तैयार करें, शुरुआत से उसी में अपना समय बर्बाद ना करें। मैंने हमेशा बच्चों को यही बोला है, क्योंकि वो बोनस हिस्सा है, आसान हिस्सा है, उसको लास्ट में देखें, लास्ट में टारगेट करें, वो सबसे बेहतर होता है। GS2 काफ़ी कठिन हो जाता है, क्योंकि इसकी सीमा थोड़ी सी विस्तारित है, क्योंकि इसमें करंट अफेयर बेस्ड पॉलिटी के सवाल, ज्योग्राफी के सवाल, इकोनॉमिक्स के सवाल एंड साइंस एंड टेक के सवाल करंट बेस्ड पूछे जाते हैं। करंट बेस्ड होने के कारण से स्टैटिक पोर्शन भी काफ़ी विस्तारित हो जाता है, जो सिलेबस है वो काफ़ी विस्तारित हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में सिलेबस ही बताऊंगा आपको, GS2 GS1 इन सभी का काफ़ी ज़्यादा विस्तारित हो जाता है। इसलिए आपको जो मुख्य रूप से टारगेट करना चाहिए वो है GS2 का पेपर एंड करंट अफेयर, ठीक है। तीसरा आता है निबंध का सेक्शन, जिसमें 3 निबंध आपसे पूछे जाते हैं 300 मार्क्स के। 300 का तीनों पेपर होता है। 900 से आपके मेंस मुख्य परीक्षा में आपके जो मेरिट हैं वो 900 मार्क्स में से बनते हैं। तो यहाँ पर जो निबंध का पेपर है 300 मार्क्स का, इसमें 3 प्रकार के निबंध आपसे पूछे जाते हैं। एक होता है सोशल इशू या करंट बेस्ड होता है, एक हिस्ट्री बेस्ड हो सकता है, या कोई बिहार का इशू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सिलेबस डिफाइंड नहीं है। तीसरा जो है बिहार की भाषा में लिखा हुआ, जैसे भोजपुरी या मैथिली या बिहार में जो प्रचलित भाषाएँ हैं उनमें लिखी हुई कोई लोकोक्ति कुछ भी आपको दिया जा सकता है, उसका निबंध लिखना आपको हिंदी या इंग्लिश में ही। तो उस भाषा से बस आपको टॉपिक क्रैक करके निकालना है, उसके बाद लिखना वही है जो आप पहले 2 निबंधों में लिख रहे थे। कोई अलग से उसकी तैयारी उन बच्चों के लिए तो नहीं ही होती है जो बिहार से बिलोंग करते हैं, उन बच्चों के लिए होती है जो बिहार से बाहर से हैं, ताकि आप भाषा को तोड़ना सीखें और समझें कि बिहार के भाषा में यह क्या कहा जा रहा है, क्या इस टॉपिक का मतलब है। अगर एक बार आपने वो क्रैक कर लिया तो फिर आप उसको आसानी से लिख लेंगे, अगर आपको निबंध लिखना आता है तो ये तो हो गया बेसिक सी जानकारी जो आपके लिए आवश्यक है जानना, जो बिल्कुल अभी से शुरू कर रहे हैं। अब आते हैं थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं चीज़ों को कि भाई किस प्रकार से तैयारी किया जाए। तैयारी करने वाले छात्रों की अगर हम लोग बात करें तो पहला कैटेगरी उन छात्रों का होगा जो अभी ग्रेजुएशन करके आए होंगे और 0 से शुरुआत करेंगे। दूसरा कैटेगरी उन छात्रों का होगा जो कोचिंग कर रहे होंगे और वो अभी तैयारी कर रहे होंगे 72 की। तो आप तो कोचिंग कर रहे हैं, उसी में आपका सारा समय चला जाएगा, सेल्फ स्टडी का आपको समय नहीं मिलेगा, और बिना सेल्फ स्टडी के कोई भी एग्जामिनेशन हो ही नहीं सकता है। तो एक बार में एक ही चीज़ों पर ध्यान दीजिए। अभी आप अगर कोचिंग कर रहे हैं तो कोचिंग ही कीजिए, बशर्ते कि वो आपका सिलेबस कंप्लीट करवाएं तो, क्योंकि BPSC से रिलेटेड 90% कोचिंग में सिलेबस कंप्लीट नहीं करवाते हैं, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ। नहीं करवाएंगे, प्रीलिम का करवा देंगे तो मेंस का नहीं करवाएंगे, मेंस का करवाएंगे तो PT का नहीं करवाएंगे, मेंस पर तो जाते ही नहीं है। दूसरा कैटेगरी उन छात्रों का हो। तीसरा कैटेगरी उन बच्चों का होगा जिनका कोचिंग एंड हो गया है, अब वो खुद से सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं। चौथा उन बच्चों का भी हो सकता है जिन्होंने 2 बार 3 बार 4 बार प्रीलिम दे दिया है और उनका PT नहीं हो रहा है, मेंस उनका अच्छा खासा तैयार है। कई सारे ऐसे होनहार स्टूडेंट्स होते हैं जिनका मेंस तो बहुत बेहतर तरीके से तैयार होता है, लेकिन प्रीलिम में उनके अटक जा रहे हैं बार बार।
लिखना आता है मुझे, मैंने पूरा सब्जेक्ट भी पढ़ा है। एक फ्रस्ट्रेशन भी आ जाता है जब 2-3 बार 4 बार आपका सिलेक्शन ना हो तो उन बच्चों का भी एक कैटेगरी होगा। सभी को एक ही चीज़ बोलूँगा, बिल्कुल जीरो से शुरू करना होता है, बैक टू जीरो। ऐसा मानिए कि आज से ही तैयारी शुरू किया है और फिर से पढ़िए उसको। तरीका क्या अंतर होता है, अंत वालों का सबसे पहले बता देता हूँ। जिन्होंने प्रीलिम दिया है और लिखना आपको आता है, विद्या कसम खा के बोलिएगा कि हाँ लिखना आता है मुझे। मेंस बहुत अच्छे तैयार हैं आपके, बहुत शानदार तैयार है आपका। बस आप उस चांस का वेट करें कि आपको मेंस देने का मौका मिले, प्रीलिम पास कर आप निकाल ले जाएं। अगर आप इस हद के कंडीशन में हैं तो निश्चित तौर पर आपको प्रीलिम पर थोड़ा सा ज़्यादा समय देना चाहिए। आप 6 महीने दीजिए प्रीलिम एग्ज़ाम के लिए। अगर आपका मेंस बहुत अच्छे से तैयार है, निबंध तैयार है, बहुत अच्छा आंसर राइटिंग करते हैं आप, कभी कुछ गलत नहीं करते हैं, मतलब 90% हिस्सा मेंस का तैयार है, डीआई भी तैयार कर लिया है, सारे सब्जेक्ट का भी अध्ययन किया है, तो निश्चित तौर पर आप प्रीलिम के लिए शुरुआत सही समय दीजिए। क्योंकि प्रीलिम बहुत बड़ी बाधा बन जाती है, कुछ बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। उनको सब कुछ आता है लेकिन फिर भी प्रीलिम में बाहर हो जाते हैं। तो आपको सबसे पहला उन्हीं की बात कर रहे हैं हम लोग, जिनके साथ भी ऐसा कंडीशन है। कृपया करके कुछ भी मत कीजिए, 6 मंथ आप प्रीलिम के लिए तैयारी कीजिए। मिनिमम आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। कहाँ गलतियाँ की हैं आपने, अपने पेपर निकालिए सारे, देखिए उसमें एनालिसिस कीजिए। क्योंकि PCS में मैंने बोला था सेल्फ एवेल्युएशन, खुद से इवैल्यूएट कीजिए कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट गलत हुआ है, कहाँ मुझे रिफॉर्म करना है, कहाँ पर मैंने गलती की, कौन सा सवाल आते हुए गलत कर दिया है, और उसके आधार पर अपना एक छोटा सा टारगेट बना करके प्रैक्टिस रिवीजन, एक भी सब्जेक्ट का छोड़ना नहीं, इस प्रकार से करना है। ठीक है, अब जीरो वालों की बात करते हैं कि जीरो से जिनको शुरुआत करना है किस तरह से किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से चलते हैं, जीरो से शुरुआत कैसे किया जाता है। सिलेबस बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं सिलेबस। सबसे पहले तो आपके पास में किताबें होनी चाहिए। कौन कौन सा किताब लें? हिस्ट्री के लिए मॉडर्न हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम की बुक आती है, स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन है उसका, आधुनिक भारत बाय राजीव अहिर, उनका शानदार किताब है, IPS हैं वो, तो वो आप ले सकते हैं, बहुत ही अच्छी किताब होती है। मेंस में भी आपको काम आएगा लेकिन प्रीलिम में ज़्यादा मदद करेगा ये। अगर उससे भी बेसिक से जाना चाहते हैं, अगर आप पहली बार मॉडर्न हिस्ट्री को थोड़ा सा इंजॉय करना चाहते हैं, तो फिर मैं आपको बिपिन चंद्रा सजेस्ट करूंगा, जो ओल्ड NCERT 12th मॉडर्न हिस्ट्री की NCERT है, ओल्ड NCERT 12th बिपिन चंद्रा की, उसको पढ़िएगा। स्टोरी वॉइस उसमें बहुत ही अच्छा दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा। फिर अगर आप स्पेक्ट्रम पर आते हैं तो थोड़ा सा इंजॉय करेंगे पढ़ने को, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री आपको कहानी समझ में आ जाएगा, अब बस आपको फैक्ट चाहिए। तो बिपिन चंद्रा की ओल्ड NCERT 12th में आती है मॉडर्न हिस्ट्री की किताब, वो आप ले सकते हैं। और स्पेक्ट्रम है, ये दोनों किताब प्रीलिम मेंस दोनों में बहुत मदद करेगा आपको। ठीक है, मध्यकाल के लिए SK पांडे की कई सारे लोग किताब पढ़ते हैं, अच्छी किताब है, फैक्ट बेस्ड। लेकिन मैं जो सजेस्ट करता हूँ हमेशा एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री में, वो है 11th NCERT ओल्ड NCERT, 11th ओल्ड NCERT, जिसमें आपको एंशिएंट और मिडिवल दोनों मिल जाता है। 11th ओल्ड NCERT जिसमें मिडिवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री, मध्यकाल और प्राचीन भारत दोनों ही आपको मिल जाता है, राम शरण शर्मा के द्वारा। और दूसरी जो किताब है हरिश्चंद्र है, ऐसे ही कुछ नाम है, मैं भूल जाता हूँ बार बार, तो उन दोनों का है ओल्ड NCERT, आप ले सकते हैं। हिस्ट्री में इस बुक के अलावा आपको किसी भी बुक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, प्रीलिम के लिए तो बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो BPSC के सवाल बनाए जाते हैं आज भी उनमें NCERT का योगदान होता है। आप उसे अगर ध्यानपूर्वक 1 बार 2 बार 3 बार गो थ्रू हो जाएंगे तो प्रीलिम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका हिस्ट्री पूरा तैयार हो जाएगा, उससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। बस पूछा जाएगा तो कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है। कई बार फैक्ट पूछ लिए जाते, कई बार उसका एनालिसिस पूछ लिया जाता है। पॉलिटी में बिल्कुल जीरो से जो शुरू कर रहे हैं वो NCERT का अध्ययन कर सकते हैं, 9 to 12 पर आप जा सकते हैं, बहुत ही बेहतर किताब होती है। जो जीरो से बिल्कुल शुरू कर रहे हैं, अभी ग्रेजुएशन करके आए हैं, बिल्कुल जीरो से जो शुरुआत करो उनकी मैं कह रहा हूँ। बाकी अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है तो M लक्ष्मीकांत बेस्ट है, उसके अलावा किसी किताब को मत छुइएगा, कुछ भी नहीं, नथिंग। कई सारे बच्चे DD बसु उठाते हैं, DD बसु बहुत अच्छी किताब है लेकिन इंग्लिश मीडियम के लिए है, वो हिंदी मीडियम के लिए M लक्ष्मीकांत से अच्छी कोई किताब है ही नहीं। इंग्लिश में भी M लक्ष्मीकांत लोग पढ़ते हैं। DD बसु जो है वो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट केवल प्रीलिम में नहीं पूछे जाते हैं,
पॉलिटी से आपसे फैक्ट्स भी पूछे जाते हैं। तो इसलिए एम लक्ष्मीकांत हिंदी इंग्लिश यूपीएससी बीपीएससी यूपीपीएससी सब के लिए चलता है, परफेक्ट किताब है। ओके, जो 0 से शुरू कर रहे हैं 9 to 12 एनसीईआरटी पर हैं, बहुत बेहतर है। उसके बाद एम लक्ष्मीकांत पर आ सकते हैं, या अगर आपके स्कूल में अच्छे से पॉलिटी पढ़ा है या आपकी समझ सही है तो आप डायरेक्ट भी एम लक्ष्मीकांत पर जा सकते हैं। आप अगर पढ़ के समझ पा रहे हैं, किसी चीज़ को पढ़ के समझ लेते हैं तो आप एम लक्ष्मीकांत पर जाइएगा। भूगोल की बात करें, अगेन फिर से वही है कि अगर बिल्कुल 0 से करना है तो फिर आप एनसीईआरटी पढ़िए, लेकिन दृष्टि आईएएस क्विक ज्योग्राफी जो है ये किताब भी एनसीईआरटी का ही कॉपी है, बिल्कुल उन्होंने वही कंटेंट कॉपी पेस्ट किया है अपने में, तो आप उसे पढ़ें, वो बहुत बेहतर किताब है। उसी से आपका बेसिक एडवांस सारा हो जाएगा, प्रीलिम मेंस यूपीएससी बीपीएससी सब के में वही काम आएगा। तो एक ही किताब काफ़ी है, हिंदी इंग्लिश दोनों में यह मिल जाएगा आपको। इकोनॉमिक्स की अगर हम लोग देखें तो क्विक इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हैं, दृष्टि आईएएस की ही आती है। एनसीईआरटी में 9 to 12 पढ़ सकते हैं। 12th में भी समष्टि अर्थशास्त्र केवल मैक्रो इकोनॉमिक्स की ही केवल पढ़ना है, माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना है। तो एनसीईआरटी 9 to 12 पढ़ें, इसका बहुत बेहतर रहेगा, उसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं पढ़ना है। ओके, साइंस की हम लोग बात करें, ये केवल प्रीलिम में पूछा जाता है। साइंस का जो ट्रेंड बना है बंधुओं, उसमें हुआ क्या है कि प्रीलिम में कई सारे सवाल 11-12 से भी पूछे गए हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि वो कोर साइंस हो जाता है, उसमें आपको समझ में नहीं आएगा एनसीईआरटी पढ़ के। इसलिए 6 से 10 तक का आप एनसीईआरटी पढ़िए और वही सबसे बेस्ट रहेगा साइंस के लिए। प्रीलिम के लिए उससे कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना होता है लूसेंट से, लूसेंट की जो ऑब्जेक्टिव की किताब आती है उससे, घटना चक्र से और एनसीईआरटी एमसीक्यू से, इससे आपको साइंस का प्रैक्टिस करना होता है। बिहार स्पेशल की बात करें तो बहुत सारी किताब आती है, जैसे केबीसी नैनो की आती है, दृष्टि बिहार समग्र की किताब आती है। इन दोनों में से कोई एक लीजिए क्योंकि दोनों ही बहुत बढ़िया है। कुछ बच्चे क्राउन भी लेते हैं तो ठीक है, वो भी किताब बढ़िया है। बिहार स्पेशल के फैक्ट सभी में एक ही जैसे हैं, तो कुछ खास अंतर नहीं है। बस केबीसी नैनो अच्छी किताब है लेकिन उसमें गलतियाँ बहुत हैं, बहुत मिस्टेक है उससे, बहुत ज़्यादा मिस्टेक है उसके ऑब्जेक्टिव में, इतना मिस्टेक है कि क्या ही बोलना। करंट अफेयर की अब अगर हम लोग बात करें, कहाँ से करें, डेली न्यूज़पेपर डिस्कशन मस्ट है। मस्ट का मतलब मस्ट, इसे मत छोड़िएगा किसी भी हालत में नहीं। ये आपका, अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो एनालिटिकल सोच डेवलप करेगा, थोड़ा सा क्रिटिकल एनालिसिस आपका डेवलप होगा, जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं कि किसी भी टॉपिक पर कैसा सोचा जाता है, भाई क्या उसमें सोचें, कैसे उससे पॉइंट निकाला जाता है, ये अगर आपको डेवलप करना है तो डेली न्यूज़पेपर डिस्कशन ज़रूर देखें। उसके साथ में एक कोई भी मैगजीन, जैसे मैं विजन आईएएस रिकमेंड करता हूँ, लेकिन 0 लेवल से शुरू करने के लिए विजन थोड़ा सा कठिन हो सकता है, तो प्रतियोगिता दर्पण शुरू कर सकते हैं। कई सारे बच्चे दृष्टि आईएएस का यूपीएससी वाली मैगजीन पढ़ते हैं, कोई भी एक मैगजीन पीडी पढ़िए, क्रॉनिकल पढ़ते हैं कुछ सारे बच्चे, तो इनमें से कोई भी एक मैगजीन उठाइए, हिंदी इंग्लिश दोनों में से, जिसमें भी आपकी भाषा हो, और उसको पढ़ना है। ठीक है, डेली 3 से 4 पेज बस डिसाइड कर लीजिए कि मुझे डेली बस इसके 3 से 4 पेज पढ़ने हैं। ठीक है, ज़्यादा 120 से 140 पेज होते हैं, उसमें आपका हो जाता है ना। इन्वायरमेंट, जैसे विजन का पढ़ रहे हैं तो इन्वायरमेंट को स्किप कर सकते हैं आप, साइंस एंड टेक को स्किप कर सकते हैं, पॉलिटी इकोनॉमी आईआर कल्चर इसको आप पढ़ सकते हैं, सामाजिक मुद्दे को पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको करंट अफेयर तैयार करना पड़ेगा। डेली न्यूज़पेपर डिस्कशन अगर आप उसके पीडीएफ में देता हूं बच्चों को ग्रुप में, जो आंसर राइटिंग ज्वाइन करते हैं उनको, तो आप पीडीएफ से उसको तैयार कर सकते हैं, एक मंथली मैगजीन, दैट्स इनफ। इसके आगे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें मेंस के लिए, तो आते हैं जरा आप समझते हैं कि किस प्रकार से तैयारी की जाती है। पार्ट 1 जो है अपना, जिसमें कब से कब तक का समय है, 20 दिसंबर से 20 मई, नेक्स्ट 6 मंथ। इसमें झंडे गाड़ना है आपको। कैसे तैयार करें? सबसे पहले जो इसमें टारगेट करना है वो है GS2 को। क्यों करना है GS2 को टारगेट? क्योंकि GS2 का सिलेबस थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है, उसको टारगेट करना है कि मुझे GS2 कंप्लीट करना है सबसे पहले, देन मुझे GS1 पर जाना है। जब GS2 GS1 के सब्जेक्ट को आप पढ़ते हैं तो आपका प्रीलिम के लिए भी तैयार होता है, अलग से नहीं पढ़ना होता। अलग से केवल एंशिएंट, मिडेवल और साइंस ही केवल पढ़ना पड़ता है, बाकी सारा सब्जेक्ट, हर टॉपिक मेंस का भी हिस्सा है।
इसलिए अगर आप मेंस के सिलेबस को तैयार करते हैं तो प्रीलिम के 90% हिस्से आपके तैयार हो जाते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और साइंस को छोड़ करके आपका हर हिस्सा तैयार हो जाता है यहाँ पर। पहले तो बिल्कुल थॉट क्लियर रखिए कि मुझे क्या करना है, क्या करना है, मुझे क्या अचीव करना है। टारगेट, पहला टारगेट क्या होना चाहिए, आज मुझे अगर 8 घंटे पढ़ना है तो उसमें मुझे क्या क्या चीज़ें कंप्लीट करनी है। पर डे का टारगेट, पर डे 2 टॉपिक का भी टारगेट लेंगे तो भी 6 मंथ में सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो सकते हैं। ठीक है, कैसे? GS2 की अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले पॉलिटी की हम लोग बात करेंगे। पॉलिटी शुरू कीजिए, आसान भी है थोड़ा सा तुलनात्मक रूप से, और उसको चैप्टर वाइज आप पढ़ सकते हैं। किस प्रकार से पढ़ें, क्या चैप्टर है, क्या टॉपिक है, जरा मैं टॉपिक दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा तो लगे कि भाई किस प्रकार से पढ़ना हो। तो जैसे ये टॉपिक है, मैंने टारगेट रखा कि 8 घंटा आप मिनिमम पढ़ें सेल्फ स्टडी के लिए। कुछ बच्चे 6 भी पढ़ेंगे। जो बच्चे जॉब में होंगे, कई सारे कैंडिडेट हमारे जॉब में भी हैं, पुलिस में हैं, कोई आयकर विभाग में है, कोई बाहर कहीं प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, कोई IT सेक्टर में, बहुत सारे बच्चे जॉब करते हैं। तो अगर आपके पास में 4 आवर भी निकलता है तो भी इसको बांटना पड़ेगा आपको। कैसे बांटेंगे? 8 आवर को 2 भागों में बांटना होता है कि भाई मुझे 2-2 आवर करके 2 सब्जेक्ट कम से कम डेली पढ़ना है। 2 से 3 टॉपिक, 2 से 3 टॉपिक दोनों सब्जेक्ट से मिनिमम। इतनी तो एकाग्रता होनी चाहिए। पेशेंस, मैंने बोला है आपसे, पेशेंस, कंसिस्टेंसी और सेल्फ इवैल्यूएशन, ये 3 चीज़ें चाहिए, तभी हो पाएगा। 2-2 से 3-3 टॉपिक, जैसे बैठे पॉलिटी का किताब लेकर के, पहला टॉपिक है संविधान का निर्माण। भाई कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, ऐतिहासिक आधार, प्रमुख समितियां, स्रोत, भारत सरकार का अधिनियम, हिस्टोरिकल क्या क्या उसके रहे हैं, और भारत सरकार के कौन कौन से अधिनियम रहे 1773 से लेकर के 1935 तक के, उन सभी का अध्ययन करना है। पहले दिन ये 2 ही टॉपिक रखा हमने टारगेट कि ये 2 टॉपिक मुझे आज कंप्लीट करना है। ये उन सभी के बच्चों के लिए है जो कोचिंग कर चुके हैं, कोचिंग कर रहे हैं, 0 से शुरू कर रहे हैं, उन तीनों के लिए है ये। आपको टारगेट बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो बिखर जाएंगे आप। सेल्फ स्टडी में सबसे बड़ी दिक्कत ही यही होती है, बिखरने का मतलब शुरू यहाँ से किया, ख़त्म हो ही नहीं रहा है। क्योंकि आज पढ़ रहे हैं हिस्ट्री, कल पढ़ रहे पॉलिटी, परसों पढ़ रहे ज्योग्राफी, तरसों कुछ पढ़ ही नहीं रहे हैं, रिवीजन तो उड़ ही गया हवा में। इस बिखराव के कारण ही कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाता है आपका। कंप्लीट कैसे होता है? टारगेट अचीव कीजिए, टारगेट फिर अचीव कीजिए, फिर टारगेट फिर अचीव कीजिए। एक टारगेट बना लीजिए। जैसे मैं जो देता हूं बच्चों को ग्रुप में, इसी सीक्वेंस में आंसर राइटिंग भी होता है। पेड ग्रुप चलता है ना अपना आंसर राइटिंग का, उसे 72 के हिसाब से कैसे करना है। पहले दिन मैंने ये 2 चैप्टर टारगेट किया और इसको आज मुझे कंप्लीट करना है ऑन एनी हाउ। उठना ही नहीं है जब तक कंप्लीट नहीं होगा। तो 2 घंटे का टारगेट है। अगर 3 घंटे में कंप्लीट हो रहा है तो कोई बात नहीं, दूसरे सब्जेक्ट को 1 ही घंटा पढ़ा जाएगा, लेकिन कंप्लीट तो करना ही है। आज का टारगेट कंप्लीट करना। अपने हिसाब से टारगेट रखिए कि भाई मेरे पास 2 ही घंटे का पेशेंस है तो मैं 2 घंटे के हिसाब से टारगेट रखूँगा, है ना। पर डे आपको 2 से 4 घंटे मिनिमम कंपलसरी आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप ज़्यादा समय देते हैं तो 6 आवर की भी स्टडी कर सकते हैं। 3 आवर करके 2 भाग, ये कंप्लीट स्टडी है, इसमें कुछ भी नहीं है। 1 आवर का आंसर राइटिंग कंपलसरी होना चाहिए फॉर डे फर्स्ट से लेकर के। पहले दिन से क्या लिखें? पहले दिन अगर आज ही शुरू किया तो आज ही क्या लिखें? जो पढ़ा है उसी को लिख लीजिए कॉपी पर कि क्या क्या मैंने पढ़ा है। अगर आज NCERT शुरू किया है तो NCERT के पीछे के सवालों को लिख लीजिए। डे 0 वही होता है आंसर राइटिंग में, उसको लिख दीजिए। केवल जो पढ़ा है उसको बस लिख दीजिए महाराज, और कुछ नहीं है। हो गया आंसर राइटिंग आज का, वही था। लिखना है, डेली पढ़ना, डेली लिखना है। 1 आवर करेंट है, 1 आवर करेंट, 1 आवर आंसर राइटिंग। बाकी 2-2 घंटे या 3-3 घंटे या 1.5 घंटे अपने कैपेसिटी के अनुसार से 2 सब्जेक्ट का अध्ययन करना है। अगर आप जॉब वगैरह में हैं तो आप 2 सब्जेक्ट की जगह पर 1 ही सब्जेक्ट लेकर के चल सकते हैं, क्योंकि समय कम होता है। अब आधा घंटा तो नहीं पढ़ेंगे, कम से कम 2 घंटे तो किसी एक सब्जेक्ट को देंगे ना। अगर आप बिल्कुल भी समय नहीं तो 2 घंटे सब्जेक्ट पढ़ा, 1 घंटे आंसर राइटिंग किया, 1 घंटे करेंट अफेयर देखा, और उसी को कंसिस्टेंसी रखना है भाई लास्ट तक, जब तक सिलेक्शन नहीं होता है तब तक। दूसरा चीज़ मैंने क्या बोला था? कंसिस्टेंसी।
पेशेंस, बैठ करके पढ़ने का, लक्ष्य पर ध्यान रखने का, दूसरा कंसिस्टेंसी और तीसरा सेल्फ इवैल्यूएशन। वो संडे को बारी आती है कि आज रिवीजन करके ये देखना है इस सप्ताह में मैंने क्या क्या पढ़ा है। पहले एग्ज़ाम दिया, फेल हुए हैं, तो मैं फेल क्यों हुआ हूँ, क्यों मेरा प्रीलिम में नहीं हुआ है, ये चीज़ें सेल्फ इवैल्यूएशन में आती है। ठीक है, तो बेसिक से शुरुआत करने के लिए टॉपिक मैंने दिया है। जैसे पॉलिटी का ये टॉपिक है, इसी प्रकार ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सभी के टॉपिक होते हैं। मैंने टॉपिक पहले भी शेयर किया है। स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस पर जाएंगे तो वहाँ पर GS1 GS2 के टॉपिक वाइज आपको सिलेबस मिल जाएगा, या फिर सिलेबस का डिस्कशन जो मैं नेक्स्ट वीडियो में कल परसों में करूँगा उसमें आपको समझा भी दूंगा कि किस प्रकार से कौन कौन से टॉपिक कहाँ कहाँ से क्या क्या पूछे जाते हैं और आप टारगेट बना सकते हैं। या मैंने टॉपिक शेयर किया है तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं टॉपिक। पर डे 1 से 2 टॉपिक का पढ़ना है, उसका क्या करना है, आंसर राइटिंग करना है। अब आंसर राइटिंग कहाँ से करना है तो ज़रा वो भी देख लेते हैं। देखिए कहाँ मैं क्या दिखा रहा था। हाँ, दूसरा सब्जेक्ट कोई भी रखिए, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स अपने सुविधा अनुसार रख सकते हैं। वही रूटीन यहाँ पर दिया हुआ है, क्या करना है वो मैंने आपको बता दिया है। आंसर राइटिंग जो बेसिक से शुरू करते हैं ना बंधुओं, बिल्कुल जीरो से, उनके लिए मैंने बताया कि आप कहाँ से कीजिए। तो आप हमेशा ही NCERT के पीछे के सवालों को लिखें, वहाँ से शुरू कर सकते हैं। या जैसे ग्रुप में मैं जब जोड़ता हूँ बच्चों को तो मैं उनको यही टॉपिक दे देता हूँ, आप पढ़ करके रखिए। उसी सीक्वेंस से सवाल दिए जाते हैं। उसी सीक्वेंस से मैंने 8 वीडियो भी अपलोड किया है यूट्यूब पर, तो आप उसको भी देख सकते हैं। उसी सीक्वेंस से वीडियो आया, उसी सीक्वेंस से सवाल आया, उसी सीक्वेंस में लिखना का भी प्रयास करेंगे। या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मेंस के डाउनलोड कर लीजिए ऑनलाइन से, या KVC नैनो अनसॉल्व ले लीजिए। दृष्टि बिहार समग्र लेंगे तो उसमें भी पीछे में दिया हुआ रहता है क्वेश्चंस, वहाँ से आपका पूरा तैयार हो जाता है। तो ये मैंने आपको पूरा बताया है कि क्या करना है। अब निबंध का एक चीज़ छूट रहा था। निबंध वीक में 1 दिन कैसे करना है वो निबंध के वीडियो में आपको समझा दूंगा। ओके, तो क्या सब पढ़ा हमने, रिवाइज कर लेते एक बार कि किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें करनी है। 2 हिस्से में बांटा है हमने पहले समय को। पहला हिस्सा तैयारी, दूसरा हिस्सा रिवीजन एंड प्रैक्टिस। दूसरा हिस्सा की चर्चा बाद में करेंगे। पहला हिस्सा तैयारी, कंप्लीट सिलेबस को पढ़ना, लिखना, प्रैक्टिस, सीखना, सब कुछ इसी में करना है 6 मंथ में। दूसरा हिस्सा रिवीजन एंड प्रिपरेशन के लिए, प्रीलिम PT की तैयारी के लिए प्रैक्टिस, रिवीजन प्रैक्टिस दूसरा हिस्सा। पहला हिस्सा, पहला 5 मंथ ओनली स्टडी, राइटिंग, कंप्लीट सिलेबस, ये चीज़ें हमें करना है। सिलेबस कंप्लीट करना है, राइटिंग करना है और पढ़ना है। पहले हिस्से में यही करना, रोज़ बोल लेंगे तब जाके समझ में आएगा कि आपको क्या करने को मैं कह रहा हूँ। अगर पहले हिस्से को आपने मिस किया ना तो आप फिर 2027 की तैयारी कीजिए, 2026 मिस हो जाता है। बिना सब्जेक्ट पढ़े ना तो आप प्रीलिम पास कर सकते हैं, ना मेंस तो बहुत दूर की कौड़ी होगी भाई। ठीक है, तो पहले हिस्सा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उस पर ध्यान दीजिएगा। दूसरा हिस्सा प्रैक्टिस, रिवीजन, टेस्ट सीरीज वगैरह। सब्जेक्ट सारे सिखाए हैं मैंने आपको, बच्चों को बांटा है। वो बच्चे जो लगातार प्रीलिम दे रहे हैं, बहुत अच्छी तैयारी है आपकी, बिल्कुल मेंस का इंतज़ार करें कब मेंस देने का मौका मिले और यूँ निकल जाएं। वो तो भाई प्रीलिम पर 6 महीने कम से कम दें, ध्यान से प्रैक्टिस करें, अच्छे से टेस्ट वेस्ट लगाएं, तो आप उस पर ही ध्यान दीजिए। बाकी तीनों बच्चों को एक ही काम करना है। कोचिंग जा रहे हैं, कोचिंग ख़त्म हो गया है या जीरो से शुरू कर रहे हैं, क्या करना है, सारे सब्जेक्ट के मैंने किताब के नाम बताए हैं, कहाँ कहाँ से क्या क्या शुरू कर सकते हैं, एक एक टॉपिक मैंने बताया है। उसके बाद से मैंने आपको प्रीलिम के लिए जैसे उदाहरण दिया, किस चीज़ का उदाहरण दिया है आपको, पॉलिटी का, कि पॉलिटी शुरू कर सकते हैं। पहले आप शुरू कीजिए 2 से 3 टॉपिक डेली, 2 से 3 घंटे डेली, एक सब्जेक्ट का अध्ययन, दूसरे सब्जेक्ट का भी 2 से 3 घंटे, 1 आवर राइटिंग और 1 आवर करंट अफेयर, बस करके देखिएगा एक बार। और एक चीज़ है लास्ट में, एक थोड़ा सा चेतावनी, आंसर राइटिंग के लिए, निबंध लेखन के लिए AI का इस्तेमाल ना करें। 71 मेंस के भी बच्चे हैं मेरे पास जो इस तरह के कृत्य कर रहे हैं। पछताएंगे आप, इसलिए पछताएंगे क्योंकि सभी के आंसर एक ही जैसे होंगे, तो फिर एवरेज मार्किंग मिलेगा आपको। यूनिकनेस आपकी ख़त्म की जा रही है AI के द्वारा। तो AI का इस्तेमाल आंसर राइटिंग के लिए बिल्कुल भी ना करें, आपका दिमाग स्टक हो जाएगा, आप अपने यूनिक पॉइंट बनाना नहीं सीख पाएंगे, और अगर वो नहीं सीख पाएंगे तो निबंध में आपका कलम नहीं चलेगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। ये मैंने 72 के लिए बता दिया है कि क्या करना है, 2 भागों में बांट करके, पहले भाग में तैयारी, दूसरे भाग में प्रैक्टिस एंड रिवीजन।
शुरू कीजिए तैयारी, अभी से ही शुरू कीजिए। बाकी अगर ग्रुप में ऐड होना हो तो मुझे बताइएगा, नहीं तो आप बिना उसके भी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का।